देखो क्लास नंबर 49। अब हम लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा है ना, लास्ट वाली क्लास में समझे तो बाढ़ की परिभाषा क्या हो। दूसरे नंबर पर उस संबंधित बाढ़ पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आपदा बनी हुई है आज तक। समझ में ये तो पढ़ा है ना कि बाढ़ बाढ़ के फिर समझे बाढ़ के कारण क्या क्या हो। अब बाढ़ के कारणों को मैंने बांट कर पढ़ लिया कि कैसे मैंने क्वेश्चन को उत्तर लिखना। आज मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे। यूपीएससी 2020 में सेम क्वेश्चन रखा, सेम ही हुई क्वेश्चन, मेंस में भी क्वेश्चन। बाढ़ पर जब भी क्वेश्चन है इतना ही डाटा पता होना चाहिए तुम्हें। इसके बाद कभी और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना, एक भी लाइन नहीं पढ़नी। मेंस में जब भी आ जाओ कुछ तो इतना ही लिखना डाटा, बार बार इसे पढ़ो जाओ, बार बार ही पढ़ जाओ। उसका तो फेवरेट क्वेश्चन है, वहां तो बार बार निकाल लगा। अब सवाल है बाढ़ को, बाढ़ जो बाढ़ आपदा है, अब इस आपदा का प्रबंधन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास करे। फिर सवाल है कि अपना हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि हम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए। ऐसे वजह क्या वैश्विक स्तर पर किसी ने बहुत अच्छा काम करा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, अगर करा तो फिर उसका यहाँ इसमें डाल लेंगे हम अच्छे तरीके से कि प्रयास क्या क्या करे गए, अब तक क्या क्या प्रयास करे गए। सबसे पहले बार पता क्या करा था, बाढ़ प्रबंधन के लिए सबसे पहले भारत के अंदर अभी राष्ट्रीय जल नीति 2012 आई थी। राष्ट्रीय जल नीति, हालांकि हम राष्ट्रीय बाढ़ आयोग पहले बना चुके 1954 में, किसी काम का नहीं, सारे से जितने भी कार्यक्रम चलाए गए एसएपल। लेटेस्ट में क्या करा था मैंने, राष्ट्रीय जल नीति 2012 आई थी। इसमें क्या कर, इसमें क्या लिखा हुआ था, राष्ट्रीय जल नीति 2012 में ये बात लिखी हुई थी, जब आपदा आने वाली है ना, आपदा आने वाली तो उसका प्रबंधन पहले ही कर लिया जा, पूर्वानुमान पहले लगा लिया जा। समझ आई बात, ऐसे लिखोगे तो नहीं, शॉर्टकट लिखना पड़ेगा तुम्हें, वहां से टाइम ही नहीं लिखना पड़ेगा। आधे बच्चे तो हेडिंग लिख पाओ, उसके अंदर का लिख ही नहीं पाते बिल्कुल भी। तो राष्ट्रीय जल नीति 2012 आई थी। बाढ़ प्रबंधन के लिए क्या प्रयास था, पहला प्रयास हुई है कि राष्ट्रीय जल नीति 2012 लागू हुई। जब 2012 उसमें क्या क्या प्रावधान करे गए थे, राष्ट्रीय जल नीति 2012 में लिखा हुआ था क्या, ये लिखा हुआ था कि आपदा से पहले तैयारी पर बल दिया जाएगा। समझ ये बात है, ये बात लिखेगी आपदा आने वाली है ना, उसका पूर्वानुमान लगाओ, उसको पहले से बल देना स्टार्ट कर दो, संकेत लो, पहले ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करो कि तुम्हें पहले पता लग जाए बाढ़ आ सकती है इस क्षेत्र में। पहले निगरानी मॉनिटरिंग करते रहो कि इस क्षेत्र में कोसी नदी के रास्ते में बाढ़ आ सकती है, या ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में असम में बाढ़ आ सकती है, या गंगा नदी या पश्चिम बंगाल में जाकर अपना उफान दिखा सकती है। तो पहले वहां मॉनिटरिंग कर रखो। और तुम बताओ वर्षा के दिनों में ना पहले तो आसपास के क्षेत्र में जहां बाढ़ आती है वहां तो लोगों को विस्थापित कर दो। समझ में आया बात, यार ये बात कही गई थी राष्ट्रीय जल नीति 2012 में। जो नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी ना 2012 की, उसमें यह बात साफ साफ कही गई थी कि जो आपदा से पहले तैयारी पर बल देना चाहिए हमें। समझ में आया बात। या दूसरा, जल निकासी पर जोर दो। क्या शहरीकरण तो तेजी के साथ पनपता जा रहा, जैसे शहरीकरण तेजी के साथ पनपता जाएगा ना तो ये क्या होगा, शहरीकरण पर अपने पानी ग्राउंड नीचे नहीं जाने का, भूमिगत जो भूजल है ना वो धरती के नीचे नहीं जाने का। जब धरती के नीचे जाने का तो समस्या खड़ी होगी, तो फिर बाढ़ के रूप में दिखाई देगा। सबसे बेहतरीन चीज है कि मैंने पहले ही राष्ट्रीय जल नीति 2012 में कहा गया था कि हमें पहले ही ना जल की निकासी पर ध्यान देना होगा, जल की निकासी करनी होगी। हमें सीखना होगा सिंधु घाटी सभ्यता था, वहां जल की निकासी किस तरह बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। तुम चाहे तो यहाँ से ये भी एग्जाम्पल कोड कर देख सकते हो। लोगों को 5000 साल पहले तमीज थी जल की निकासी कैसे करनी, इन आज तक नहीं तमीज आई जल की निकासी कैसे करनी। ऐसे बच अपने घर के बाहर देख रहे हो तुम, कितना घर का पानी बड़ा बड़ा रहता होगा, तुम आज तक नहीं तमीज है, उन्हें 5000 साल पहले तमीज थी। लेकिन एक यूबीआर को लगाया था 5000 साल पहले जनसंख्या भी तो कितनी कम थी। अब देखो ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू कितने हो रहे हैं, आया समझ में। तो ये भी बात। दूसरा, वास्तविक समय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली, ये में लागू करनी होगी। अब ये क्या बोला हो, रियल टाइम डेटा यूज करना होगा, सब कलेक्शन करना होगा, उसका इस सिस्टम का उपयोग करना होगा। इसका मतलब समझो क्या, इसका ये मतलब रियल टाइम डेटा, ये वास्तविक समय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली, यानी जो डाटा ना वो पहले कलेक्ट करो, यहाँ बाढ़ आ सको, यहाँ बादल फट सकते हैं, वो डाटा कलेक्ट कर लो, फिर उसके हिसाब से तैयारी करो। ऐसा समझो रियल टाइम जो है ना, गूगल पर मैप टाइप करोगे ना, अब तो तुम रियल टाइम दिखा देगा कि तूफान इतनी दूर बढ़ रहा, चक्रवात इतनी दूर आ सकता है, यहाँ तक पहुंच चुका, कल को यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसे क्या है, रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा का मतलब रियल टाइम डेटा कलेक्शन सिस्टम, वास्तविक समय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली, इस पर बल देने की बात कही गई थी राष्ट्रीय जल नीति 2012 में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सभी बातों को पढ़ने के बावजूद ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं इस नीति को पढ़ने के बाद कि बाढ़ से संबंधित जानकारी कह रहा हो, आपदा की बात कर रहा हो, तो जब आपदा की बात कर रहा तो मैं यहाँ तो लिखूंगा प्रयास तो हुआ बाढ़ तो बचने का कुछ तो प्रयास हुआ। राष्ट्रीय जल नीति 2012 आई थी, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कोई भी आपदा हो, आपदा बाढ़ की नहीं, कोई भी आपदा हो, और मुख्य रूप से बात तुम सबको पता पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आपदा बाढ़ ही। जिस क्षेत्र के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर वहां असम तक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो, तो सोच लो उस देश में ना रियल टाइम डेटा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, अनुमान पहले लगाना चाहिए। भारत के 12% क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। भारत का जो जितने भी क्षेत्र बना ना उसके कुल 12% क्षेत्र में बाढ़ आती है। पूरी दुनिया में 2 मिलियन लोग ना 2 बिलियन लोग हर साल अपने घर छोड़कर चले जाते हैं।
भारत के अंदर भी ये समस्या आम है। बताओ 12% हिस्से पर हर साल बाढ़ आती है, पूरे क्षेत्रफल के 12% हिस्से पर। ये आनी यानी तय है। आसाम के अंदर बाढ़ आनी यानी तय है। तो पहले राष्ट्रीय जल नीति में जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही, उसके अनुसार काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन ये सब कागजों में हो, ऐसा समझ में। इसके लिए फंड भी जारी हो, पैसे भी देती गवर्नमेंट के अधिकारी जाते हैं, इंजीनियर साहब भी जाते हैं। इंजीनियर साहब कहते हैं डीएम साहब को 1.5-2 करोड़ धारे 5 लाख तो हमें भी चाहिए। ऐसे कागजों में सब कुछ सही दिखाई देगा, वहां स्थापित कर दिए, कुछ भी नहीं है। गांव पूरा का पूरा बसा पड़ा हुआ, गांव वाले मानते नहीं, नु कह रहे हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे, तुम अपना काम करो, हम मरेंगे तो हम तो मरन दो, भगवान हमें बचाएगा, भगवान ही ने बचाएगा आगे। करप्शन की जड़ें बहुत गहरी है, समझ में आया बात। तो पता लग चुका राष्ट्रीय जल नीति 2012 लेकर आए थे, जो राष्ट्रीय नीति जो राष्ट्रीय जल नीति 2012 लेकर आए थे, उसमें ये इस बात पर बल दिया गया था आपदा आने से भाई पहले तैयारी कर लो, जल की निकासी कर लो। दूसरे नंबर पर क्या है कि वास्तविक समय आंकड़ा जो प्रणाली है, रियल टाइम डेटा कलेक्शन सिस्टम, इसे डेवलप कर लो, पहले पता कर लो क्या क्या होने वाला। चलो दूसरा प्रयास, सबसे एक जो पहला बहुत बेहतरीन प्रयास करा गया था कि एक इन्होंने बहुत अच्छा काम भी कर रखा गवर्नमेंट ने। 2005 में ना इन्होंने एक कानून भी पारित कर दिया संसद के भीतर जाकर। आया समझ में, 2005 में कानून पारित करता है, वैसे ऑर्डिनेंस लाकर पास करा था सर। नाम इसका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। क्यों ले गए थे? आपदा क्या हो? अब इस अधिनियम की ना, अधिनियम की धारा उसमें सब क्या रखा है, आपदा किसे कहते हैं, आपदा शब्द भी बता रखा है किसे कहते हैं, जिससे भय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानव जो जनता ना भारत की, उसके अंदर भय की स्थिति उत्पन्न होगी। भारत का ही तो कानून है, तो भारत के अंदर अगर किसी के अंदर भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना, तो ये समझ जाओ कोरोना भी एक प्रकार की आपदा में रख दिया, वो इसी के अंतर्गत परिभाषित है। इसलिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया ना, कारण क्या था इसका, क्यों ले गए? जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में था कारगिल का युद्ध। दूसरे नंबर पर जब कारगिल गए तो वहां बहुत सारी क्षति हो गई थी। उसके बाद क्या होगा था, दूसरे नंबर पर 2001 में गुजरात में भूकंप भी आया, और 2001 में संसद में हमला भी हुआ। आया समझ में, सारी बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही थी, जगह जगह भूकंप भी आ रहे थे। अब 2001 में ही बाढ़ भी आई थी कुछ क्षेत्रों में भारत के। तो सोचा था आपदा तो निपटने के लिए इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं हमारे यहाँ आ रही, और 1997 में महामारी भी आई थी। आया समझ में, 1997 में महामारी भी आई थी। समझ में यही बात है, बड़ी मात्रा में एक वो फैला हुआ था रोग, जिसे मलेरिया कहते हैं, मलेरिया जिसे कहते हैं, बड़ी मात्रा में फैला होता है देश के अंदर। तो सोच रहे थे मलेरिया भी एक प्रकार की आपदा ही हो, समझ नहीं बात। तो सोचा गया तो कुछ तो होना चाहिए, तो धीरे धीरे काम कर ही रहे थे। 2004 में 1999 में उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, 1999 में उन्होंने कमेटी बनाई थी, लेकिन ये कई सालों से काम कर रहे थे लगातार। फाइनली जाकर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये बात में जाकर 2005 का अधिनियम पारित कर ही दिया। आया समझ में। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज कर रखी, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अब ना आपदा से संबंधित जो भी मामला होगा, इसके लिए बार बार हम सुप्रीम कोर्ट को परेशान नहीं करने के, बार बार हम ना सरकार को परेशान नहीं करने के, इसके लिए एक अलग से बॉडी बना रहे हैं हम, आसानी पड़ जाएगी, सुविधा हो जाएगी। उसने कहा ये क्या होगी, उसने कहा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं हम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राधिकरण बना रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा और क्या बना रहे, इन्होंने कहा एक एनडीआरएफ भी बना रहे। इस अधिनियम में लिखा हुआ, इस अधिनियम के तहत एनडीआरएफ भी बनाई गई। इस एनडीआरएफ का मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब वो ना ऑरेंज कलर की जो जैकेट से पहनने वाले, कहीं आपदा भूकंप आगा, वे पहले ही पहुंच लो। तुर्की में भी गए में, ऑपरेशन दोस्त चलाया हमने, ऑपरेशन दोस्त चला के मैं तुर्की में भी गए वहां मदद करने खातर। आया समझ वे एनडीआरएफ के में कहीं भी पहुंच जा, जहां भारत सरकार उन्हें भेजेगी, भारत सरकार जहां भेजेगी ना, या अथॉरिटी जहां कहेगी उन्हें जाना, वहीं जाना पड़ेगा। या अथॉरिटी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नाम नहीं याद करोगे पीटोगे, नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। 2006 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, और 2006 में इस फोर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आई? इस अधिनियम के तहत गठित की गई, क्योंकि इस अधिनियम के पास तो शक्ति मिल रही, ये कानून ताकत दे रहा। जाओ एनडीएमए, इसके पास शक्ति कहां से आई, इस वाले अधिनियम से आई, इस वाले कानून से आई। ऐसा समझ, इसे शक्ति किसने दी, इसने भी इस कानून ने दी। या ये जो एनडीआरएफ क्या करेगी, जो एनडीएमए बोल लगा वो करेगी। आपको एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, कहीं हेलीकॉप्टर टूट गया, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, कहीं भूकंप आया, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, कहीं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हुए, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। आज समझ, यो दिन तुरंत काम करना स्टार्ट करा। आए दिन चर्चा हमारा पूरे कोरोना काल में चर्चाओं में रहा है
कि कोरोना एक महामारी है नहीं है, और महामारी है तो फिर आपदा है नहीं है। हाँ, तो इसे ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2000 अधिनियम 2005 के तहत ना कोरोना को वो महामारी घोषित कर रखा था। अब भारत के अधिनियम, इस अधिनियम के तहत मैंने महामारी घोषित कर रखा है। ये मदर एक्ट है हमारे यहाँ से, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। और दूसरे नंबर पर तुम्हें जानकारी नहीं होगी, जो है ना NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे बड़ा कोई शीर्ष निकाय नहीं है भारत के अंदर आपदा के मामले में। जब आपदा आ जाएगी ना, तुम्हें आवाज लगाएगा, इसे पुकारोगे, यही तुम्हारी मदद करेगा, यही गाइडलाइंस चाहिए करेगा। कहीं असम के अंदर बाढ़ आई, ये एक दो तुरंत एक्टिव हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और तुम्हें ये भी बात बतानी चाहिए, इसके चेयरमैन, जिसके अध्यक्ष हो ना, इसकी संरचना इस प्रकार बनाई गई, इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करे, ये तुरंत एक्टिव हो जाए, ऐसे तुरंत एक्टिव हो जाए। एंड तो सबकी बॉडी अलग अलग बॉडी का काम है ना। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली हो रही, या आपदा चल रही, तो ये समझ जाओ पूरा एक्टिव रहेगा, या अथॉरिटी पूरी एक्टिव रहेगी। इसलिए जब आप मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट सरकार को नहीं कुछ कहने का, सुप्रीम कोर्ट इसे कहेगा। और इसके अंदर भी सरकार, इसका अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष। तो फिर जब सारे लोग जब तक हम प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है नहीं, मोदी तो सारे लोग नहीं गए, सब कुछ कर रहा, कोरोना तो मोदी ने ला रखा है, तो गलत थोड़ा ही क्या हो गया। ऐसा समझ, तो गांव के गली गली के लोगों को पता कि बताओ NDMA है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अध्यक्ष का नाम उस गांव के लोगों को पता, सारा काम मोदी कर रहा है। ऐसा समझना, बात सही बात है गलत बात है? सबसे बड़ा शीर्ष निकाय है। दूसरे नंबर पता क्या है, कार्य क्या है उसका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की योजना की स्वीकृति देना। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की योजना, राष्ट्रीय स्तर पर तुम आपदा का प्रबंधन करना चाह रहे, राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, और किसी ने वो योजना बनाई, किसी मंत्रालय ने कोई योजना बनाई, रक्षा विभाग, रक्षा विभाग ने, डिफेंस मिनिस्ट्री जिसे बोलते हैं, या पर्यावरण मंत्रालय उसने, या स्वास्थ्य मंत्रालय उसने कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना बनाई, वह योजना चलेगी या नहीं चलेगी, उस पर साइन यही अथॉरिटी करके देगी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यही स्वीकृति देगी, वह योजना चलेगी नहीं चलेगी। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की योजना को स्वीकृति देने का काम भी यही करता है, ऐसे में यह अथॉरिटी करती है। यह अथॉरिटी हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाई। यूं बताओ तो फिर बाढ़ के लिए भी यही काम करती होगी। हाँ, तो फिर बाढ़ के लिए भी यही काम करती है। आपदा प्रबंधन की नीति तैयार करना भी इसका काम हो, आपदा प्रबंधन की नीति तैयार भी कर सकती है, ऐसे समझो। दूसरे नंबर पर आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी तैयार करना, गाइडलाइंस जारी करना, ऐसे समझो। जब तुम्हारे कमरे में भूकंप आए तो किसी कोने में चले जाए, ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे तो हो। अब तुम सोच रहे हो कि छत पे यहाँ नहीं गिरेगी, तो जो सारा का सारा जो वो बल हो ना, वो यहाँ हो, क्यों अभी के अंदर बल यहाँ काम कर, ये अगर यह गिरती है ना यार, तो छत यहाँ गिरेगी ज्यादा, तो इसका हिस्सा इस क्षेत्र में ज्यादा गिरेगा, वहां नहीं काम करने का। ये कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा, अभी केंद्र बोल जैसे बोल रहा, थोड़ा फिजिक्स काम कर रहा है, ऐसा हो सकता। तो और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो टटराना है ये बच जाएगा तुम्हारा, तो नर्वस सिस्टम तुम्हारा बचा रहेगा, ऐसा समझ। जब मैं तो पढ़ाया था नहीं मस्तिष्क के बारे में, जब मैंने पढ़ाया था, कोई भी चीज हमारी तरफ आक्रमण करेगी सबसे पहले हम नहीं करेंगे, हम ही से बचाना चाहो सिस्टम। क्या पापा ही तो पढ़ाएगी, पापा नहीं क्या। योजना तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना। अब योजना देखो कैसे तैयार हो, योजना तैयार करने का काम और योजना को क्रियान्वयन करने का, योजना को लागू करने का भी काम इसका होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा अगर आपदा आई तो, ठीक। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, राष्ट्रीय, एक तो देखो अब यूं तो है नहीं एक ही अथॉरिटी होगी, राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग अथॉरिटी होगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी होगा, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण होगा, कोर्ट की तरह काम करो, सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करो, प्राधिकरण अर्धन्यायिक निकाय की तरह काम करो, ऐसे समझ। जिस तरह हमारे यहाँ NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में बनाया गया था, यूपीएससी ने 2011 में सवाल पूछ लिया, एक पूछना है, ऐसे समझ लो। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे PM। राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही हमारे यहाँ। फिर आ जाओ राज्यों में, राज्य के अंदर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पता है राज्य के अंदर आपदा आई, उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई, ऐसे समझ। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, उत्तराखंड वालों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वालों बात करेगा, उसके अध्यक्ष से बात करेगा। और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो उसके अध्यक्ष हो CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ऐसे समझ। फिर जिला स्तर पर किसी जिले में बाढ़ आई, या जिले में आपदा आई, तो जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण उसके अध्यक्ष हो DM, ऐसे समझो। पता है DM का क्या काम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, कलेक्टर साहब। इसकी तो तुम तैयारी कर रहे, दुनिया में सबसे भ्रष्ट इंसान यही हो, ऐसे समझो। सारा पैसे इनके हाथ में जा रहा है,
समझ में बात, सारा पैसा इनके हाथ में जा रहा है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट यही है, समझ रहे। और दूसरे नंबर, पहले नंबर पर ये भी भ्रष्ट है बहुत ज्यादा। ठीक, तो ये इस तरह काम करते हैं। तो जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? डीएम होता है। कक्षा 10 का सवाल है, कक्षा 10 का मॉडल में पढ़ाया था मैंने तुम्हें। जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यही तो जिलाधिकारी हो। समझ में आई बात यार। तो वहां तो बस टिक मारा मार कर पढ़े थे, तो यहाँ ये पूरा समग्र रूप में पढ़ रहे। तो मैंने तुम्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, ये नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें। मैं तुम्हें बताता बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या प्रयास करे गए, उसमें मैंने ये आया तो मैंने इसका ही जिक्र कर दिया जान पूछ कर। तुम्हें बार बार तंग करेगा नहीं तो आज समझ। अब तुम्हें फिर बार बार तंग नहीं करने का कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या मौजूद क्या हो और जो एनडीआरएफ का काम क्या हो। एनडीआरएफ वाले तुरंत एक्टिव हो जा, अपने आप पहुंच लें बिना टिकट के ही, ऐसे समझ में, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत चल जाएंगे। और इन्हें कहाँ तो ऑर्डर मिलेगा? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, इनके जो सेंटर लगे बनाए हुए इनके, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया हुआ दिल्ली के अंदर, ऐसे समझ, वो तो दिल्ली के अंदर फटाफट मीटिंग होगी, उसको आदेश दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री आदेश देंगे, आदेश देगा अथॉरिटी को, ये फिर इस फोर्स को तुरंत एक्टिव कर देंगे और एनडीआरएफ की ट्रेन तुरंत रवाना हो जाएगी हेलीकॉप्टर से। समझ नहीं बात है, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, फटाफट तेज स्पीड से, फिर राहत बचाव के कार्य और मुआवजा, फिर वो फलाना देंगे। समझ में? बाढ़, अब उसके बाद एक और कार्यक्रम चला गया, तो ये बाढ़ से बचने के लिए भारत में प्रयास करेगा ये। समझ बात क्या? लेकिन किया जाना क्या, अपना सुझाव नहीं दिया मैंने अभी, सुझाव में बात बताऊंगा अभी, इसके बाद में सुझाव भी देना तुम्हें कि बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा, करना क्या चाहिए, आगे की राह जिसे हम बोलते हैं। प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, तुम आगे की राह देनी होगी। बाढ़ पे एक सवाल पक्का होना तय है, फिक्स। ये रखा देखो सवाल 2020 का ही, ऐसे समझो, एक सवाल है ना, चाहे आओ कभी आगे पक्का, इस तरह रिलेट करके बार बार सवाल पूछो। चलो आ जाओ, बाढ़ प्रबंधन सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, ये भी मैंने चलाया। बाढ़ प्रबंधन सीमा क्षेत्र, इसके तहत नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों को विलय करके योजना तैयार की गई है। इसका मतलब इसे छोड़ दो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। बाढ़ प्रबंधन सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, अच्छा, जहां जहां बाढ़ आ रही है ना, जो तटीय क्षेत्र, यार यहाँ बाढ़ आने की खतरा बना रहता है, समझे, जो तटीय क्षेत्र, और कुछ नदियां ऐसी उनमें हर साल बाढ़ आनी, तो उनकी जो नदियों के लिए काम कर रही, जो कुछ योजनाएं नदियों के लिए चल रही, कुछ ऐसी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही, तटीय क्षेत्रों में जो चल रही, उन योजनाओं को ना आपस में मर्ज कर दो। अब मर्ज करके एक ही कार्यक्रम बनाओ, एक ही कार्यक्रम चलाओ, एक ही कार्यक्रम चलाओगे, इसलिए नाम रख दिया बाढ़ प्रबंधन सीमा क्षेत्र कार्यक्रम। समझ नहीं बात? बाढ़ प्रबंधन सीमा क्षेत्र कार्यक्रम चलाकर इसे भी बाढ़ पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करा गया। हुआ कुछ नहीं, जो हुआ कागजों में हुआ, ऐसे समझो। तुम चाहे तो इसे नीचे वाले को स्किप भी कर सकते हो। अब सवाल है, तुम सुझाव दोगे कि बाढ़ को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अब वो एक डीएम होने के नाते तुम्हारा इतना फर्ज बना, अरे भाई डीएम बनोगे तो इतना फर्ज बना, फिर तुमसे पूछा जाएगा, मैं भी तुमसे पूछूंगा अभी। अरे यही बात वहां तुमसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी, अगर तुम्हें डीएम बना दिया जाए तुम्हारे राज्य में, अगर आप बाढ़ आई हुई, अगर आप जिला आपदा प्रबंधन जो हमारे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आप तो उसके अध्यक्ष होंगे, जैसे आप उसके अध्यक्ष होंगे तो आपको फैसले भी लेने पड़ेंगे। कुछ फैसले ऐसे ये थोड़ा ये फोन करके पूछेंगे आपदा आई किसी तो मुख्यमंत्री जी मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री जी में क्या करूं, ऐसे थोड़ा ही फोन करके पूछेंगे। तो स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, और जब स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा तो आंतर में आगे की राह अपना सुझाव भी देना पड़ेगा। यकीन नहीं आता है, क्वेश्चन तो पूछ रहे, देखो क्या खुद ही बता रहा हूं। हैदराबाद और पुणे, हैदराबाद और पुणे जानते क्या? पुणे एक शहर नहीं है, ऐसे बहुत सारे शहर, स्मार्ट शहर बहुत सारे। कह रहे वो उनके अंदर बाढ़ ना, लाखों शहर ऐसे, भारी बाढ़ का कारण बताओ, बाढ़ क्यों आ रही शहरों में। दूसरा ने पूछ रहा है अस्थायी उपचारात्मक उपाय मैं तो पूछ रहा है, कह रहा तू डीएम बनाएंगे उपाय बता ना। अब मैं तो पूछ रहा है क्वेश्चन, मैं तो पूछ रहा है, मैं तो पूछ रहा है उपाय बता। अब जा यूं नहीं पूछ रहा कि सरकार ने क्या, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास नु पूछ रहा, उपाय बताओ क्या है। मैंने उपाय तो नहीं लिखे, अब मैं उपाय तुमसे पूछूंगा उपाय क्या होंगे। अब मैं बताऊं तुम्हें क्यों बनाऊं मैं। अब तुम अगर तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे जिले में बाढ़ आ जा, तो अब जो तुम बोल लोगे ना वही मैं यहाँ उत्तर में लिखूंगा, ऐसे समझ में। अब बताओ उपाय क्या है, उपाय क्या करना चाहिए। अब बुला लो तांत्रिक बाबा को, किसी को बुला लो, ले लो पूछा, बाढ़ आ जाए तो क्या उपाय करना चाहिए बताओ। बुलाओ बागेश्वर बाबा को, एक कर गा रहे बोल। चल ठीक है, पहले नंबर पर मैडम बोल रही जल निकासी की, जल निकासी है ना, जल निकासी उसकी व्यवस्था सही होनी चाहिए, जल निकासी का प्रबंधन करना चाहिए। चलो जी, प्रबंधन करने की आवश्यकता, शाबाश,
कभी कभी तो बुद्धि वाली बात कर दो तू। नदियों के किनारे पक्के करने होंगे, नदियों के किनारों को पक्का करना होगा। शाबाश, किनारों को पक्का करना होगा। नदियों के किनारे इस तरीके से वी शेप की तरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं? और बताओ, और है किसी? बताओ। पेड़ लगा, सब। वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, वनीकरण को, वनीकरण को बढ़ावा देना होगा। और वे शहरों में छोटे-छोटे बगीचे बनाते हैं। क्या कह रहे? शहरों में जो छोटे-छोटे जगह को बगीचे बनाकर ना, तो पानी को कंट्रोल करेंगे। सड़कों के बीच में बहता ना वो छोड़ देगा। वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, उसमें आ जाएगा। और बताओ अगला पॉइंट। वे सड़कों के आसपास मिट्टी का क्षेत्र छोड़ देंगे, तो पानी इसमें जाएगा इसका। हाँ तो बताओ क्या करूँ मैं, क्या दूँ? मानव संसाधनों को नियंत्रित करना होगा, जब जैसा हो सकता हो। बताओ क्या कर? बाड़ू को दिमाग खोल लो, अभी मौका मिल रहा तुम दिमाग खोलने का कि क्या क्या सुझाव दोगे तुम। बाड़ू कैसे कम कर सकते हो? पहले नंबर पर लोगों को जागरूक करना होगा, अवेयरनेस, जागरूकता। पता लग रहा है जागरूक है ही नहीं, बड़े टीवी देख रहे शांति से, उन्हें पता कल को बाढ़ आने वाली, पता ही नहीं कल को बाढ़ आने वाली, ये टीवी देख रहे पड़ेगा। नदी जो, हाँ, नई योजनाओं जो नई नदी जोड़ो परियोजना, ऐसे नहीं इसे कहने का थोड़ा अलग स्टाइल होगा। नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा देकर क्या होगा? बेहतरीन योजना, बिल्कुल बाढ़ को कम कर सकती है। जिसमें बाढ़ आई ना उसका जल दूसरी नदी में डाल दो, जो सूखी नदी। ऐसे समझ लो, तुम क्या करेंगे? जो नदियों को लिंक करना होगा, जोड़ना होगा, तो नदी जोड़ी योजना को बढ़ावा देना होगा। लेकिन हम कह सकते हैं इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका बेहतरीन क्रियान्वयन करना होगा, बेहतर क्रियान्वयन। ऐसे समझ, नदी जोड़ो परियोजना का बेहतर क्रियान्वयन करना होगा। नदी जोड़ो परियोजना का, सोचो, परियोजना का बेहतर क्रियान्वयन, बेहतर कृत्रिम झील है। सही कह रही। छठे नंबर पर हमको कृत्रिम झील बना देनी चाहिए। कृत्रिम झीलों का निर्माण करना होगा। इतिहास से सीख लेनी होगी। इतिहास जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, से सीखना होगा। और बताओ 7वें नंबर पर। क्या? वो तो मैंने इसमें पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये भी सही है। और बताओ कोई बढ़िया, बताओ बेहतरीन पॉइंट कोई। हाँ, नई तकनीकों भी कुछ ऐसा करो ना कि काम करो, कुछ ऐसी तकनीक बनाओ। सोचो, ध्यान से सोचो कि जिस शहर में पानी भर गया, पता लगा भागलपुर बिहार का, वहां पानी भरा हुआ है और चेन्नई पड़ा सूखा, तो ऐसी टेक्नोलॉजी करो ना, ऊपर से कोई मशीन आनी चाहिए, उस पानी को उठाओ और चेन्नई ले जाओ। तो अब हम तकनीक तो बना नहीं सकते, हम तो नहीं लिख सकते, नई तकनीकों का विकास कर सकते। नई तकनीकों का विकास करना होगा, नई तकनीकों का विकास तथा नवाचार को बढ़ावा। और बताओ कोई है दिमाग में? इतने पॉइंट बहुत है, इस तरह करके तुम उपाय भी दे सकते हो। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सवाल, पेपर में कैसे सवाल आएगा देख लो। पेपर में सवाल कैसा आएगा? पेपर देखो कैसे सवाल आने वाला। भारत के विभिन्न राज्यों में, एक नहीं जगह है, दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक बाढ़ आ रही 12% क्षेत्र पर। आया समझ में? विभिन्न राज्यों में बाढ़ के कारणों का विश्लेषण करते हुए, बाढ़ के कारण बता क्यों आ रही, उसका विश्लेषण कर। बाढ़ के कारणों को तुम्हें तब खोलना, इसका मतलब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, बाढ़ के कारणों का विश्लेषण करना। समझ यही बात है, बाढ़ की क्या कारण है उसका विश्लेषण करना, तुम्हें से लिखना उसके बारे में। करते हुए फिर बाढ़ का प्रबंधन हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख करना। ये प्रयास समझ गए, लिख ले जाओगे। पहले बाढ़ की परिभाषा,
फिर दूसरे नंबर पर बाढ़ के कारण, और तीसरे नंबर पर क्या है, बाढ़ को प्रबंधित करने के लिए कौन कौन से प्रयास करे गए। हो गया सवाल, कर ले जाओ उसका उत्तर। दूसरे नंबर पर जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सवाल आ गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तथा असम से कच्छ तक असममित भू आकृतिक लक्षण के कारण भारत में बाढ़ के स्वरूप, यू कह रहा जो दिल्ली से कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी, तो जो भारत की आकृति वह असममित, अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रक्चर, इसका अलग अलग आकृति, ऐसा गुजरात का कच्छ हुआ, आसाम हुआ, इसके बीच में अलग अलग आकृति दिखाई देगी भारत की, असममित आकृति भारत की। अच्छा, असममित आकृति, तो भारत में ना बाढ़ के फिर स्वरूप है ना और कारक अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नता की आसाम में जो बाढ़ आ रही वो ब्रह्मपुत्र नदी में आ रही, उसका कारण दूसरा, और जो बिहार में बाढ़ आ रही वो अलग तरीके से आ रही, उसका कारण दूसरा, गुजरात में जो बाढ़ आ रही वो अलग तरीके से, उसका कारण दूसरा। ऐसे समझ में, मान लो, समझ रहे ना तुम क्या हो रहा, बाढ़ तो आ रही, तो बाढ़ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के कारण आ रही, तो बताना तुम बाढ़ भारत वहां आसाम में क्यों आई बाढ़, ये मन समझ में आ रखे तुम कि यहाँ जो हो कि बिहार में बाढ़ क्यों आ रही, ऐसे समझ में, दक्षिण भारत के राज्यों में बाढ़ क्यों आ रही, कहीं तो मौसम कहीं तो बादल फट जाते हैं, ऐसे शहरों में बाढ़ आने का कारण दूसरा, शहरों में बाढ़ आने का दूसरा कारण दूसरा कि वहां पक्की जमीन, वहां सरजमीन पक्की हो चुकी, पानी ऊपर ऊपर तैरता फिर रहा, समझ आई बात है, तो अलग अलग कारण हो चुका, तो बाढ़ आने का कारण अलग अलग, सही बात, बाढ़ जो आ रही है ना उसमें भिन्नता पाई जा रही है, क्वेश्चन को समझना कि कारण बाढ़, भारत में बाढ़ के स्वरूप और कारकों में अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नता है, सेम क्वेश्चन है, कॉपी पे लिखवा रखा है, वही लिखना जो का तू। उसके बाद बेनू पूछ रहा है जिसका समाधान वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने में नहीं थे, वस्तुनिष्ठ ऐसा दृष्टिकोण देना जो सबको मान्य हो, वस्तुनिष्ठ जिस बात की, वस्तुनिष्ठ का मतलब जो सबको अच्छा लगता हो, सबके लिए एक जैसी चीज, सबके लिए एक जैसा हो, ऐसा उपाय देने, ये उपाय देने, ये उपाय दृष्टिकोण, समाधान, समाधान का मतलब भी तो उपाय हो, समाधान वस्तु, तो समाधान लिख के ही सारे पॉइंट उतार देंगे ऐसा करके। और ये सवाल अगला तीसरा सवाल यूपीएससी 2020 का सवाल सेम, हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट शहरों में लाखों शहरों में भारी बाढ़ के कारण बताने, तो बाढ़ के कारण पूछ रहा है, वही बाढ़ के कारण आगे, लेकिन वो इस बार ना शहरों पर फोकस करके पूछ रहा है, और शहरों में बाढ़ का दूसरा कारण जमीन, जो सारा जमीन है ना कच्ची जमीन नहीं बची, जमीन पक्की हो चुकी, एक पॉइंट ही अपनी तरफ से मैनेज करके लिखोगे तुम, एक दो पॉइंट है जब कारण में लिखोगे, शहरों को फोकस करते हुए लिखोगे। दूसरे नंबर पर उपचारात्मक में, ये उपचारात्मक दे दोगे तुम, समझ नहीं बात है, और यहाँ इतनी सारी बातें शहरों में लिखोगे, शहरों में वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, शहरों में जागरूकता देनी, शहरों में ये करना होगा, शहरों में ये करना होगा, शहर 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 शहर, आया समझ लो। तो बाढ़ वाला टॉपिक तो होगा पूरी तरह खत्म, कल को एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे, तड़ित झंझा, बिजली खड़कती नहीं है, बिजली पड़ जा कभी कभी, तो कभी एक बार उस पर भी सवाल आया होगा, समझ में आती है, तो एक बार उसे भी देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक।